Hello. So, good evening, everyone. Today, we will study Newton's laws of motion. Me R.K. Singh, फिजिक्स फैकल्टी. सो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये चैप्टर्स है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. वैसे तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे लॉज ऑफ मोशन, लेकिन अब जो है वो क्लास 11th में जब हम लोग आते हैं तो एक अलग उसमें इनपुट लेके आते हैं. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो क्लास 9th का है उसमें इसमें वेक्टर्स का यूज़ हम लोग करते हैं. और वेक्टर्स का जो यूज़ है इसमें वो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस. तो जो अंडरस्टैंडिंग है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की वो ज़्यादा ही बढ़िया और मज़ेदार हो जाता है. सो लेट अस स्टार्ट. और वैसे भी आप जानते हैं, एक छोटी सी बात मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना चाहता हूँ कि फिजिक्स अगर पढ़ते हैं या किसी को बताएंगे कि आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो कोई भी आदमी जो जिनकी साइंस बहुत पहले छूट चुकी है, पढ़ना छोड़ चुके हैं, और उनकी पहली क्वेश्चन होता है कि अच्छा बताओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन का पहला नियम क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है. एंड होप कि एवरीवन, सब कोई जितने भी होंगे सबको पता होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ भी सामने में याद रखें. कई बार मैंने अपने लाइफ में काउंटर किया है, ट्रेन में चलते हुए, सफ़र करते हुए, सामने वाले को पैसेंजर्स ने को जब पता चला कि मैं साइंस का हूँ, एज ए स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ, तो उनके नज़र में बस यही था कि अच्छा साइंस पढ़ते हो बेटा, तो बताओ तो लॉज ऑफ मोशन क्या है. और अगर मैंने जवाब दे दिया लॉज ऑफ मोशन का, कोई भी आपने अगर जवाब दे दिया लॉज ऑफ मोशन का, तो उनके नज़रों में आप साइंस के परफेक्ट स्टूडेंट हैं. और अगर आप सब कुछ जानते हैं बट लॉज ऑफ मोशन के स्टेटमेंट्स याद नहीं हैं, तो फिर वो आपको समझेंगे कि आप साइंस में कमज़ोर हैं. तो बाकी चीज़ें तो बात की चीज़ें हैं, पहले लॉज ऑफ मोशन तो हम लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए. सो न्यूटन साहब ने 3 लॉज दिया था, हाँ, जिसे न्यूटन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट if any body is at rest, if any object is at rest or moves in a straight line, moves in a straight line with constant speed, with constant speed, constant speed, then it continues its state of rest or uniform motion in a straight line, in a straight line, in a straight line, unless and until unless and until unless and until external force and external force changes or try to change state of ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ये अपना मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेगा जब तक
कोई एक्सटर्नल फोर्सेज इसके स्टेट को चेंज ना करे या करने की कोशिश करे, है। जब तक कोई, जैसे सपोज कीजिए कि कोई ये पेन मार्कर है, ये हमारे हाथ पर है, तो जब तक हम नहीं चाहें, आप नहीं चाहें, या कोई एक्सटर्नल और रीजन हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, मतलब अर्थक्वेक आ जाए, तब तक ये रेस्ट के कंडीशन में ही बना रहेगा। उसी तरीके से कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे कंटिन्यूज है, का स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन में है, तो वो तब तक कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेज उसके स्टेट को चेंज ना करे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से इनर्शिया की प्रॉपर्टी मिलती है। इनर्शिया मीन्स बेसिकली रूट्स या जड़ होता है, मतलब जो है वही बने रहने की टेंडेंसी। इनर्शिया मीन्स जो है वही बने रहने की टेंडेंसी, और ये हम लोग के सोशल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर आप रेस्ट में हैं, अगर आप सो रहे हैं तो सोते रहते हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट, मम्मी पापा, आपको उठाने की कोशिश ना करें, आपके स्टेट चेंज करने की कोशिश ना करें। जब आप खेलते हैं तो खेलते रहते हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट, होमवर्क बनाने की चिंता या फिर अंधेरा ना हो जाए, तब तक आप खेलते रहना पसंद करते हैं। सिमिलरली जब आप टीवी देखते हैं, टीवी नहीं, मोबाइल वॉच करते हैं, तो मोबाइल वॉच करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट ब्रैकेट में मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए, रिचार्ज ना ख़त्म हो जाए, पेरेंट्स ना बोले, तब तक अपना रील्स आप देखते रहते हैं। सो सिमिलरली आप लोग इस बात को एग्री कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं होता? ओहो, इसका मतलब ये है, अच्छा, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते वाली कंडीशन एक दो बार होता है, लाइफ में आता है एग्जाम के समय। बाकी टाइम क्या है कि जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही पढ़ने से आप वहां उठ जाते हैं। तो इसका मतलब आज तो प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया बच्चे? कि पढ़ना एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है। ये बात किसी को बताइएगा नहीं, बट सच्चाई ये है बेटा कि पढ़ना नेचुरल फिनोमेनन है ना। अगर इसको आप एज ए इंटरटेनमेंट, एज ए कैरियर, एज ए सिंसियरली आप इसको लेते हैं, जैसे खेलना, रील्स देखना, सोना, इसको आप जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, वैसे ही पढ़ने को भी आप जन्मसिद्ध अधिकार मान लें, तो ये बातें पढ़ाई पर भी लागू होती है, जैसा कि एग्जाम के समय होता है। जब आप पढ़ते हैं तो फादर या मदर आपको कहते हैं कि बेटा सो जाओ, कल पढ़ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी गेट, नोट क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ gives property of inertia. न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से इनर्शिया की प्रॉपर्टी हम लोग को मिलता है, और 3 डिफरेंट टाइप्स की इनर्शिया की डिस्कशन करेंगे हम लोग। टाइप ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट inertia of rest, हाँ। सेकेंड inertia of motion, इनफैक्ट यूनिफॉर्म मोशन है बेटा ये। एंड तीसरा inertia of direction, inertia of rest, inertia of uniform motion, and inertia of direction. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Inertia of rest जैसे आप जानते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो बस में बैठे हैं बेटा, बस अभी रेस्ट में है,
जैसे ही बस स्टार्ट होता है या आप बस में खड़े हैं, है ना, जैसे ही बस स्टार्ट होता है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है बच्चे? जब आप रेस्ट में हैं, बस के ड्राइवर ने अचानक से बस को स्टार्ट कर दिया, इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस, आप पीछे की तरफ गिर जाते हो, पीछे की तरफ गिर जाते हो, ऐसे लीन हो जाते हो। व्हाट डू यू मीन? क्या इसका रीजन है बेटा इसके पीछे में? तो इसके पीछे में रीजन ये है कि होल ऑफ आवर बॉडी इन द बस इनिशियली एट रेस्ट, सो इट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, बट क्या हुआ, बस ने अचानक से मोशन स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट जो हमारा पार्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके, बस के, तो उसकी तो मजबूरी है, पैर हमारा मान लीजिए खड़े हैं तो पैर तो हमारा आगे की तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो डायरेक्टली कांटेक्ट में बस के नहीं है वो चाहेगा रेस्ट में रहना, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। ये वाला पार्ट मान लो इसके ऊपर का पार्ट रेस्ट में रहेगा और ये पार्ट मोशन में आ जाएगा। एज ए रिजल्ट वी लीन बैकवर्ड, सो इट इज द केस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली बस मोशन में है, अचानक से बस का ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, क्या होगा बच्चे? जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो वैसे ही हम लोग आगे की तरफ झटके के साथ आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे में? आगे की तरफ जब झुकते हैं बेटा हम लोग तो उसका रीजन ये बनता है, इनर्शिया ऑफ मोशन का कारण बनता है। क्या है भैया? ये कि हमारा बॉडी पहले से मोशन में है, हम चाहते हैं कि मोशन में रहें, ठीक है, अचानक से ब्रेक लगा तो जो पार्ट हमारा बॉडी का डायरेक्टली कांटेक्ट में है बस का वो सडनली रेस्ट में आ गया। जैसे पैर खड़े हैं तो पैर हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट में है बस के, तो हमारा पैर जो है वो रेस्ट में आ गया, बट अवर पार्ट आवर बॉडी क्या है, मोशन में ही रहना चाहता है। एज ए रिजल्ट हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आइए, कोई रस्सी ले ले, धागा ले ले छोटा सा, इसमें एक स्टोन बांध दे, इसे घुमाएं, क्या होगा बच्चे? ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। अगर आप रस्सी छोड़ देते हो, अगर आप रस्सी छोड़ दोगे तो किधर जाएगा बेटा? अपने सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग जाएगा, अपने सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग जाएगा। दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहेगा। या जो साइकिल या मोटरसाइकिल के ऊपर में, टायर के ऊपर में मड गार्ड रहता है बेटा, उसका काम क्या है? मड या वाटर पार्टिकल्स को रोकना या फैलने से रोकना। साइकिल है ना, बरसात का दिन है, टायर में पानी है, जब वो मोशन में टायर जब रोटेट करेगा तो वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे? टेंजेंशियली जाएंगे। एज ए रिजल्ट किसी दूसरे पैसेंजर्स को या किसी दूसरे जो चलने वाले पेट्रियंस है उस पर पड़ने का डर रहता है, इसलिए मड गार्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये थ्री प्रॉपर्टीज हम लोग को वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही आता है। ये हो गया एक थ्योरेटिकल बात। एक न्यूमेरिकल बात हम लोग कर लें, मैथमेटिकल बात कर लें। क्या है मैथमेटिकल बात? मैथमेटिकल कंसर्न ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। मैथमेटिकल पार्ट क्या है? उन्होंने कहा कि इफ बॉडी इज रेस्ट, तो इसका मतलब यह है कि इफ वेलोसिटी इज जीरो, इसका मतलब है, ये इंप्लाई करता है बेटा कि टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। या इफ v इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब भी नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। एक बात। दूसरा, अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, that is a vector is नॉन जीरो। अगर एक्सेलरेशन बॉडी के पास है ना, तो ये इंप्लॉय करता है बच्चे
कि नेट फोर्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट पर जो टोटल फोर्सेस हैं ये जीरो नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चेंज करे या दोनों चेंज करे तो इसका मतलब लॉज ऑफ मोशन से यही आता है कि उस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो होगा बेटा। या इसका उल्टा भी उतना ही सही है। क्या? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्सेस जीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉन जीरो इट मींस बॉडी मस्ट एक्सेलरेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्सेस का वैल्यू नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका एप्लीकेशन बहुत ह्यूज है, ब्रॉड है। जहां जहां फोर्सेज आएंगी ये कंसेप्ट किसी न किसी फॉर्म में रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। उल्टे सीधे आप समझ लो बेटा। वेलोसिटी अगर जीरो तो नेट, अगर वेलोसिटी जीरो है या कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, आइदर जीरो या नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यही है कि बॉडी पर टोटल फोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल टोटल फोर्सेस का वेक्टर सम, नॉट स्केलर सम, वेक्टर सम हमेशा जीरो होगा। या इसका उल्टा, किसी बॉडी पर नेट फोर्सेस जीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी आइदर इज एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली अगर किसी बॉडी पर टोटल फोर्सेस का वेक्टर सम नॉन जीरो है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बेटा आप लोग बात, ये है ना। ये चीजें याद रखना है, उल्टा सीधा जैसे भी हो। मैं फिर से लिख देता हूं इसी बात को। क्या? इफ एफ नेट इज जीरो इट मीन्स particle moves with कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी का ब्रॉड मतलब ये है कि आइदर रेस्ट में है या नॉन जीरो कांस्टेंट से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और दूसरी बात एंड सेकेंड बात कि अगर एफ नेट इज नॉन जीरो इट मीन्स बॉडी एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेट करने का मतलब जानते हैं, बॉडी एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेट करने का मतलब जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आइदर स्पीड कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं जो कंपाइल करके कॉपी पर लिख करके थोड़ी देर आंखें बंद करके रिमाइंड कर लीजिए। क्या मतलब है? ये मैथमेटिकल कंसर्न है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। पहली बात क्या हो गया? स्टेटमेंट। सेकंड बात क्या हो गया? उसका इनर्शिया की प्रॉपर्टी आती है। तीसरी बात क्या हो गया कि अगर नेट फोर्स से जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी में दो पार्ट है, स्पीड और डायरेक्शन। क्लियर? चलिए आते हैं हम लोग बेटा सेकेंड लॉ पे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम। क्या है बेटा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ? क्या है? सो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, स्टार्ट करें बेटा हम लोग। क्या है? ये एक मैथमेटिकल कंटेंट है। इसके पहले मैं थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर देना चाहता हूं। मोमेंटम क्या है भाई? इट इज कंप्लीट क्वांटिटी ऑफ मोशन। इट इज complete
क्वांटिटी ऑफ मोशन और p vector equals to p is the momentum इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं वैसे बेटा, लीनियर मोमेंटम वैसे शॉर्ट में मोमेंटम ही बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास टाइम वेलोसिटी, ठीक है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट लिखा है बेटा, कंप्लीट क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो सर ये क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए मोमेंटम के बारे में डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। जैसे सपोज कीजिए एक साइकिल है जिसका मास, फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल है जिसका मास मान लो 40 केजी है, 40 केजी का साइकिल है, विथ राइडर मान लो 50 केजी का है, बच्चा चला रहा है, और इसका स्पीड मान लो 0.01 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 1/100 मीटर बहुत कम हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ा लो बेटा, 0.2 मीटर पर सेकेंड करो। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चे? 50 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 10 केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लो, बुलेट विच इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। बुलेट, साइकिल वाला बुलेट, मोटरसाइकिल नहीं, बुलेट गन मजल, ये मान लीजिए कि है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का, और जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो कितना हो जाएगा ये? इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 10 ग्राम को, तो 10 टू द पावर -2 केजी। ठीक है, और इंटू 200 कितना हो जाएगा? 2 केजी मीटर पर सेकेंड, 2 केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम किसका ज्यादा है, किसका कम है? तो साइकिल का मोमेंटम ज्यादा है, हाँ, और बुलेट का मोमेंटम कम है। अब ले लीजिए एक बस, जो कि मान लो कि 5000 केजी से तो कम नहीं होता होगा, ये भी कम ही लिख रहे हैं हम, बट मान लो कि छोटा कोई बस है या कार है, कार ही ले लो, कोई कार है जो 5000 केजी का है, और इसका स्पीड जस्ट स्टार्ट किया है, तो मान लीजिए कि ये 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? इस कार का मोमेंटम हो जाएगा 5 केजी मीटर पर सेकेंड, 5 केजी मीटर पर सेकेंड, 5 केजी मीटर पर सेकेंड, 5 केजी मीटर पर सेकेंड। सो कार है जो जिसका स्पीड 1/1000 मीटर पर सेकेंड है, बुलेट है 10 ग्राम का है, 200 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, साइकिल है 50 केजी का है, 0.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो सभी का आपने देखा कि स्पीड और मास दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो कंबाइन इफेक्ट होता है, उससे उसका रिजल्ट समझ में आता है, मोशन का रिजल्ट मतलब मोशन का रिजल्ट, कि किस जो अगर टक्कर होगा, अगर कॉलिजन होगा, तो किसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगा, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा। सो वी राइट हियर द, सो बस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट तो केजी मीटर पर सेकेंड आप देख ही लिए, ठीक है।
आते हैं बेटा न्यूटन के सेकेंड लॉ पर। क्या कहता है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड मतलब एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional, is directly proportional to time rate of change of linear momentum, time rate of change of linear मोमेंटम। मतलब कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, फोर्स इक्वल्स टू k dp बाई dt इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम k का वैल्यू 1 होता है। सो F इक्वल टू dp बाई dt। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो dp वेक्टर बाई dt, और ये जो F है ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। F equals to d by dt of mv vector, F equals to m into dv vector by dt plus v vector into dm by dt. As you know the rule of है ना, product rule of differentiation, product rule of differentiation, m फर्स्ट टर्म बाहर, v को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, प्लस v फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बाहर, फर्स्ट वाला टर्म m को डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या मास भी चेंज करता है? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बलून आपने हवा भर के उसको आपने फुला दिया, अब अगर आप उसको लूज करते या प्रिक करते हैं तो आप देखते होंगे कि एयर उसका लीक कर रहा होता है, प्रिक करने से, पिन करने से। तो वो एयर जब लीक कर रहा होगा बेटा तो मास उसका चेंज हो रहा है। हाँ, मोटर बोट है, पानी पीछे की तरफ रिजेक्ट कर रहा है, उस कंडीशन में उस बोट से पर यूनिट टाइम क्या है, समथिंग अमाउंट ऑफ मास जो है वो चेंज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े जहां मास चेंज हो रहा है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोई रोलर ले लीजिए आप, ये कोई ट्रेन है मान लीजिए, हाँ, रेलवे ट्रैक का, इसमें सैंड, रेत या पानी कुछ भी भरा हुआ है, हाँ, और आपने इसको थोड़ा सा होल क्रिएट कर दो यहां बॉटम में, हाँ, तो क्या होगा बेटा, ये पीछे की तरफ ये सैंड या रेत या कोई लिक्विड क्या होगा, जाएगा, और ये ट्रेन क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इसका मास क्या है, चेंज कर रहा है। हाँ, m dm बाई dt इज नॉन जीरो, मतलब मास इसका चेंज कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं बेटा जिसमें मास चेंज होता है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है F, या जो टोटल फोर्स है F, ये इक्वल टू हो जाएगा m dv बाई dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, प्लस v वेक्टर इंटू dm बाई dt। ये है असली फॉर्मूला न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ से। फिर मन में आपके सवाल आएगा, सर हम तो पढ़ते थे F इक्वल टू m है, ये कहां से आ गया था? हाँ बेटा, हो सकता है ये होगा कब, स्पेशल केस है क्या, अगर मास चेंज नहीं करे, इफ मास इज कांस्टेंट देन dm by dt is 0, then dm by dt is 0। dm by dt जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक पे आपने फोर्स अप्लाई किया, कोई बॉक्स है उस पे आपने फोर्सेज अप्लाई किया,
उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो dm/dt 0 हो जाएगा। देन तब जाके बेटा ये कहानी बनेगा कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये स्पेशल केस होता है। वैसे इस चैप्टर में 99% केसेस हम डील करते हैं जिसमें मास कांस्टेंट होता है, लेकिन दूसरा भी केस है क्या, अगर इफ v is constant and m is not constant, मास कांस्टेंट नहीं हो, मास चेंज करें, तब क्या होगा बेटा, देन एफ वेक्टर इक्वल्स टू dm/dt इंटू वी वेक्टर। सो उस वाले केस में फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू dm/dt इंटू वी वेक्टर हो जाएगा। तब वहां पे F वेक्टर इक्वल टू एम ए नहीं होगा। और आपके मन में आएगा सर ये भी कभी अप्लाई होता है क्या, कोई ऐसा भी केस है जिसमें ये बलून वाले केस में तो यही होगा बेटा, उसके स्पीड भी चेंज करेगा और मास भी चेंज करेगा। रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट को जब फायर किया जाता है तो वो हाई स्पीड से गैसेस को पीछे के तरफ इजेक्ट करता है, तो मास भी चेंज करता है और टाइम के साथ उस रॉकेट का स्पीड भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से उसमें स्पीड भी वेरी कर गया, यानी कि वेलोसिटी भी वेरी कर गया। तो ऐसे तो जनरल बहुत सारे केसेस हैं, ये दोनों स्पेशल केसेस जिसके हो गए, जिसमें मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये फॉर्मूला काउंटर करेंगे, बनाएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्टेप बाय स्टेप F इक्वल टू एम ए में अगर ऐसा है, अगर F इक्वल टू एम ए वेक्टर है तो F क्या है, F क्या है बताइए, F के बारे में आप क्या जानते हैं, M तो खैर कोई नहीं, A तो हमारा ऐसे, इसके बारे में साफ साफ कंप्लीट आपको बताना है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बचे। If anyone asks what is F vector, then the complete answer is in very short, sir force है। F क्या है, फोर्स है। लेकिन अच्छे से बोलना हो, कंप्लीट बोलना हो, सोच समझ के बोलना हो, तो बेटर होगा ये बताना कि इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन चोजन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने चूज किया है, जिस ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस है, जो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन अंडर ऑब्जर्वेशन है, उस पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उन सभी का वेक्टर सम है। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन chosen ऑब्जेक्ट। और यहां पे जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस है बेटा, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का वेक्टर सम, लेकिन आगे जब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो उससे एक बात क्लियर हो जाएगी, किसी स्टेटमेंट में ऑल एक्सटर्नल फोर्स भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, बिकॉज वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज हमेशा जीरो होगा। वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज हमेशा जीरो होगा। सो वैसे लिखने का मैंने लिख दिया कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज प्लस एक्सटर्नल फोर्सेज, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, देन इट इज इक्वली करेक्ट, कोई गलत नहीं है। ठीक है, आते हैं इस पे। एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन जिस पे आपका ध्यान है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आगे से इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी, या बॉडी, दोनों में से कोई भी एक। और एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने चूज किया है उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है। ये एफ वेक्टर इक्वल टू एम इंटू ए के बारे में कंप्लीट बातें हैं। अब इसमें कुछ भी इफ दैट बट कुछ भी इसमें नहीं बचता है। इतनी बेसिक बात को याद रखना है ना। एफ वेक्टर इक्वल टू एम इंटू ए, एम इज द मास ऑफ chosen object, chosen particle, chosen system. A is the acceleration of velocity, acceleration of particle, और F is the vector sum of all forces acting on object. F vector equal to ma. कहाँ से आया? न्यूटन सेकेंड लॉ से आया। कैसे आया? जब मास कांस्टेंट होगा तब आएगा। F वेक्टर m इक्वल टू कांस्टेंट होगा तब उस केस में F इक्वल टू ma आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ के बारे में, और इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी जल्दी लिखेंगे बिकॉज ये वाला सबको पता होगा। क्या? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम लोगों के सुभाष चंद्र बोस का एक दूसरा लॉ था, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ईंट का जवाब ईंट से नहीं देना है, दैट विल बी द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बोस लॉ, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लॉ है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, यानी कि लेस फोर्स का इफेक्ट डबल स्ट्रेंथ, फोर्थ स्ट्रेंथ, 10 स्ट्रेंथ फोर्स से जवाब देना है। तो ऐसी मजाक की बात है बेटा। सो बेसिकली न्यूटन्स का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इसलिए मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं कि हमारे साथ कलीग बॉटनी पढ़ाते थे, बहुत अच्छे जानकार और बड़े विद्वान, अपने सब्जेक्ट के माने जाते थे, बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे, हैं भी, मतलब मेरे साथ उस समय थे। तो उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा कि अच्छा सर, मैं ये जो आप न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लोग जो पढ़ाते हो यहाँ, तो इसमें हमको एक कन्फ्यूज़न है। क्या भाई? अब बड़ी परेशान, बेहाल और बड़ी दर्द भरी दास्ता के साथ वो अपनी बातें कह रहे थे। मैंने कहा इसमें क्या परेशानी है बताइए। तो सर ये तो लॉ गलत है। गलत है कैसे? तो उन्होंने कहा कि सर जब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हमने आप पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फिर आप पर 10 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स तो आप पर 0 हो गया, फिर आप मोशन में क्यों आते हैं? तो मेरे को ख्याल आया कि भैया तभी कहाँ पर लूप या कहाँ पर मिसिंग पॉइंट है। द मिसिंग पॉइंट इज दैट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स एंड टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन की फोर्सेज दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करता है। एक्शन रिएक्शन की फोर्सेज सेम ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता है। ठीक है? एक बॉडी अगर एक्ट करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर रिएक्ट, एक बॉडी अगर दूसरे पर एक्ट करेगा तो दूसरा बॉडी पहले वाली बॉडी पर रिएक्ट करेगा। एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है। तो बेचारे बहुत खुश हुए, बड़ी उनको तसल्ली मिली, बड़ी बोले रिलैक्स हुए सर। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप सब्जेक्ट छोड़ चुके होते हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं, कहीं और रास्ते पे हैं, और पुरानी चीज़ें कभी याद आती है और उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत परेशान करता है ये दौर। ऐसा नहीं, सब्जेक्ट का ही, लाइफ में कई तरह के फेज आएंगे उसमें। तो बेचारे के साथ ये सेम कहानी थी और बड़ा रिलैक्स फील हुए। बोले कि सर एक बर्डन जो पिछले मैं 15-20 साल से कैरी ऑन कर रहा था, रह के, कभी 6 महीना पे, कभी 2 साल पे, कभी 4 साल पर, अब वो सोचते थे कि अब जब वो क्वेश्चन जब उनके मन में राइज होता था तो उस समय उनका जवाब देने वाला कोई होता नहीं था। एक इत्तेफाक था, लक बाई चांस, उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने मेरे से पूछ लिया। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी कोई चीज़ है, इसलिए मैं ये जो बातें हैं इसको बोर्ड पे मैं लिख देता हूं बेटा। क्या? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस act on
act on two different objects, two different objects, एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्शन और उसी पर रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर ये काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। न्यूटन्स का ये थर्ड लॉ है, जैसे अगर ये आदमी, ये है वॉल, ये ग्राउंड, ये पर्सन इस वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा इधर के तरफ, तो ये हो गया एक्शन फोर्स। तो ये वॉल इस मैन पर इधर के तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, इसे कहेंगे, इसके हाथ पर यहां पे है ना, इसको हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, एक ही बात है। ये हो गया एफ रिएक्शन। हाँ, सो एक्शन हुआ वॉल पे और रिएक्शन हो गया, एक्शन हुआ वॉल पे, रिएक्शन हो गया, जो वॉल पे फोर्स लगाया किसने लगाया, इस पर्सन ने लगाया, तो रिएक्शन हो गया इस पर्सन पे। एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, और इसलिए लिखते हैं बेटा हम लोग एफ एक्शन की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा, इसलिए यहां हमने माइनस लगा दिया बेटा। फोर्स एक्शन फोर्स इक्वल टू माइनस रिएक्शन फोर्स, और एफ ऑफ मैग्नीट्यूड एक्शन का, एफ एक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो गया, डायरेक्शन में अपोजिट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब है कि फोर्सेस क्या है, तो फोर्स तो जानते ही होंगे, जान ही गए हैं, फिर भी लिख देते हैं बेटा फोर्स क्या है। फोर्स तो इसके बारे में इतना फंडामेंटल है कि इसको डिफाइन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन बच्चे वाला डेफिनेशन से ही काम चला लो। द एक्शन ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। द एक्शन ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देने का जो एक्शन है, जो दिखेगा नहीं आपको फोर्स, उसका इफेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट का मास, तो मास हम मेजर करते हैं वो दिखता नहीं है ना, वेलोसिटी फील करते हैं वो दिखता नहीं है, वैसे एक्शन जो है, फोर्स का जो एक्शन है, वो उसका रिजल्ट्स आउटकम जो है से आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ ये चीजें, इस पे फोर्स लगा होगा। जैसे यहाँ अरेस्ट में है, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो आपको दिखा नहीं, इस एक्शन से आपको समझ में आया कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स इस पे लगा होगा। सो फोर्स इट इज एक्शन ऑफ, इट इज एक्शन ऑफ पुश और पुल ड्यू टू विच जिसके कारण, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस और try to displace if it is at rest, or try to displace if it is at rest, अगर रेस्ट में है और पहले से अगर मोशन में है बेटा, फोर्स अप्लाई करने से हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी कम होते होते वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए। तो बी वेरी क्लियर। हाँ, द एक्शन ऑफ पुश और पुल ड्यू टू विच अ बॉडी डिस्प्लेसेस और ट्राई टू डिस्प्लेस, और इफ इट इज इन मोशन देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस और इट में कम्स इन रेस्ट। फोर्स के टाइप ऑफ फोर्सेस की बात कर लें बच्चे। टाइप ऑफ फोर्सेस तो फंडामेंटली 4 फोर्स है बेटा। कौन कौन सा? एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स,
weak nuclear force and fourth, strong nuclear force. Strong nuclear force. हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये बेसिकली 4 तरह के 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने फोर्सेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट अपने तरफ पुल करता है. ये जो फंडामेंटल नेचर ऑफ एक्शन है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. दूसरी बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, जिसको हम mg से लिखते हैं बेटा. हम लोग अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो m इंटू जी. mg किधर की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. किधर की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा हमेशा. ठीक है, अर्थ के केसेस में. बाकी प्लैनेट्स में फिर वैसी तरह चेंज होता है. जैसे ये अगर बात करें हम लोग, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. ये ऑब्जेक्ट इसको अपने तरफ पुल करेगा, तो ये मार्कर भी इसको अपने तरफ पुल करेगा. दैट द नेचर ऑफ फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस माना जाता है, तो इसलिए ये मार्कर और इस ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्सेस क्या है, नेग्लिजिबल होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है. या इनफैक्ट ये तो बहुत छोटा है, किसी 2 पहाड़ियों के बीच भी अगर बात करें हम लोग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्सेज होता है, कमजोर फोर्स होता है बेटा. ठीक है, लेकिन सेलेस्टेशियल की अगर बात करें, अगर बड़े बड़े स्टार्स की बात करें, या जैसे अर्थ की बात करें, मून की बात करें, तो इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होता है. दिन और रात होना, अर्थ रोटेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन के कारण, तो इस बात को भी अच्छे से आप जानते हैं. आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैं थोड़ी सी इसमें एक लॉजिक दे देता हूं बेटा आपको, जो समझना आसान होगा. क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कंफ्यूजन क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इससे कंफ्यूजन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. बट सच्चाई यह है बच्चे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ करके डे टू डे लाइफ में, आप किसी साइंटिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप एज ए लर्नर, एज ए क्लास 11th स्टूडेंट, अभी तक जितने फोर्सेज आपने ऑब्जर्व किए होंगे, वो सारे के सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. जैसे किसी से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. थप्पड़ मारते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. बॉक्सिंग हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फ्रिक्शन का फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर में है, ये कॉन्टेक्ट फोर्स किस तरह का हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो है ही है. तो वही मैंने कहा आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के बाकी जितने फोर्सेस डे टू डे लाइफ में आप काउंटर करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, नॉट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, वो सभी के सभी हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. और वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एटम के न्यूक्लियॉन्स के बीच की ये फोर्सेज है. अगर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स के अंदर में बैठे हुए हैं एक जगह, तो उसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण, उसमें 2 तरह का नेचर है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. इसे हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में डिटेल्स में, बस इतने से काम चलाइए. जो स्टडी ऑफ एरिया होगा हमारा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में लिख लिया जाए बेटा. कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आएगा बेटा फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स कर दो. एक बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर होगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और इस बॉन्ड के कारण जो एक्शन है, जो बॉन्ड के कारण जो उनकी एक्शन है, उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स नाम देते हैं. मतलब ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, ये दोनों कांटेक्ट में है. कौन कौन,
ब्लॉक और ग्राउंड, तो ब्लॉक ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा नीचे के तरफ, इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से बच्चे ग्राउंड भी ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, किधर, ऊपर, क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। और इसे हम लोग, अब इतना लिखना थोड़ा लेंदी हो जाता है, फिर बार बार लिखना है, तो इसे हम लोग एक नया नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं बेटा, या फिर नॉर्मल फोर्स नाम देते हैं, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसी का ये उल्टा आर डैश एन डैश, मैग्नीट्यूड वाइज सभी इक्वल होंगे, डायरेक्शन वाइज सभी अपोजिट है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स में कई तरह के कॉन्टेक्ट फोर्स में, जैसे कौन सा, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, एक लेयर, एक ऑब्जेक्ट का लेयर दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, एक दूसरे के अपोज करता है मोशन, तो ऐसे, हालांकि मोशन अपोज करना ये एब्सोल्युटली सही नहीं है, बट फिर भी कॉमनली जो हम लोग अभी तक जानते हैं, फ्रिक्शन में डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा हम लोग, फिलहाल जो हम लोग जानते हैं इस फ्रिक्शन, तो ये रेजिस्टिव फोर्सेस, एक लेयर दूसरे लेयर पर जो अपोज करता है उसके रिलेटिव मोशन को नहीं होने देना चाहता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग फ्रिक्शन नाम देते हैं, वो भी कांटेक्ट फोर्स का ही एक टाइप है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे डिटेल्स में। स्प्रिंग को आप लें, उसे एक्सटेंड करें, कंप्रेस करें, तो स्प्रिंग भी आप पर आपके एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज नोन एज द स्प्रिंग फोर्स। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। टेंशन इन स्ट्रिंग के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा हम लोग। फ्रिक्शन एक नया पार्ट ही है, काफी इसमें डेप्थ भी है। स्प्रिंग फोर्स फिलहाल थोड़ा बहुत जान के काम चला देंगे हम लोग। तो और भी है, एक्सेप्ट्रा करके मैं लिख देता हूं, इसलिए मैंने कॉमन लिखा, ऐसा नहीं कि एब्सोल्युटली है। इधर आइए, इस कॉन्टेक्ट फोर्स का ही, सॉरी, इस कॉन्टेक्ट फोर्स के बाद दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बच्चे, फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस मतलब डायरेक्टली कोई बॉडी, जैसे हम लोग इस पेन पे ऐसे करके उठा लिए, तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया है ना। और जैसे मैंने कहा कि थप्पड़ मारना, तो अब ये लिख तो नहीं पाएंगे हम लोग कि थप्पड़ मारना है ना, ये कोई वेल डिफाइंड आपका फोर्स नहीं है। टेंशन इन स्ट्रिंग इज अ वेल डिफाइंड फोर्स, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन इज वेल डिफाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स वेल डिफाइंड है। किसी को बॉक्सिंग देना, उठा के पटक देना, दीज ऑल एक्शंस आर ऑल्सो अ फोर्स, बट हम लोग इसको कैटेगराइज करके नहीं लिखेंगे। सो कॉमनली जो हम लोग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पर्पस में लिख रहा हूं, जो काउंटर करेंगे वो ये होगा। फील्ड फोर्सेस में बेटा आ जाएगा कौन कौन सा, तो एक आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स, वैसे तो दो मैग्नेट्स रहेंगे, उनके बीच की जो फोर्सेज होंगे वो फील्ड फोर्सेज है। फील्ड इसलिए नाम दिया है बेटा, वो दोनों अगर कांटेक्ट में नहीं भी होते हैं तब भी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो एक्चुअली उनका एक फील्ड होता है, वो फील्ड के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फील्ड फोर्स ही है। बट चलिए कोई नहीं, अभी इतना से काम चलाइए। और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांटेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ फील्ड फोर्स, बट द नेचर ऑफ दैट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो अपना एक अलग नेचर का ही है, ग्रेविटेशनल नेचर का ही है, तो इसलिए हमने उसको फील्ड फोर्सेस में लिस्टिंग नहीं की है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस में, टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन और बाकी चीजों का। तो आइए, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग। सपोज कीजिए बेटा ये एक रस्सी थ्रेड है,
ये एक थ्रेड है, नहीं इसको हाथ से लिखते हैं, ये एक रस्सी है, ऐसे कोई लोड नहीं दिए हैं, बहुत लाइट ये रॉड है या थ्रेड है, कॉटन का थ्रेड है मान लीजिए। अब आपने क्या किया कि इस कॉटन के थ्रेड पर आपने एक ब्लॉक अटैच कर दिया, एक ब्लॉक अटैच कर दिया। जैसे ही ब्लॉक अटैच करेंगे तो ऐसे करके, जो पहले थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या उतना लूज टाइप का था, ब्लॉक अटैच करते ही आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि ये कुछ इस तरह का ये टाइट हो गया, है ना। अब हुआ क्या, इसके पीछे की ज्योमेट्री को समझिए कि सपोज कीजिए हम लोग इस वाले पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, तो रस्सी का थोड़ा सा इसको समझने के लिए ब्रॉड कर दीजिए बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। हाँ, ये जो लाइन है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, ऊपर वाला पार्ट ये है, नीचे वाला पार्ट ये है, ये रस्सी है ना। लेंस से हम लोगों ने इसको देखने लगा, कुछ इस तरह से दिखेगा हमको। अब होता क्या है बेटा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस लाइन के ऊपर के मॉलिक्यूल इस लाइन के नीचे के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ पुल करता है, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से सिर्फ यही पुल नहीं करेगा, यही पुल नहीं करेगा, इन सभी पार्टिकल्स को ऊपर वाला भी पुल करेगा। और कितना से करेगा, इक्वल अमाउंट से करेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये सभी ऊपर के तरफ भी एक्शन में आएंगे। इसी कॉमन फोर्स को हम लोग कहते हैं, इसी कॉमन फोर्स को बेटा हम लोग कहते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स, जिसे शॉर्ट में टेंशन नाम देंगे। और टेंशन सिंबॉलिकली हम लोग क्वेश्चंस में टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो टेंशन इज व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर, it is the sum of intermolecular or interatomic force at any cross section of thread, any cross section of rope, any cross section of cable। किसी भी केबल के, मान लो यही है केबल हो गया, इसके इस क्रॉस सेक्शन पे हाँ जो कॉमन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, दैट इज नोन एज टेंशन इन स्ट्रिंग, उसी को हम लोग फिलहाल टेंशन फोर्स का नाम देते हैं। क्या करना है बच्चे, टेंशन फोर्स जहां भी स्ट्रिंग दिखे आपको, जहां भी आपको स्ट्रिंग दिखे, हाँ ब्लॉक अटैच्ड है, पूछेगा टेंशन फोर्स किधर होगा, तो ऐसे करके एरो सेट कर देना बेटा, ऐसे करके एरो सेट कर देना। अगर पूछेगा कि इस पार्ट के ऊपर में, तो बोलेगा सर ऊपर की तरफ लगेगा, और इसके देखो मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये वाला पार्ट इसके नीचे वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ, और इस वाले पार्ट को ये वाला पार्ट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। सो इस कॉमन फोर्स को ही टेंशन टी लिखते हैं। जैसे आगे से सपोज कीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ये रस्सी है, ये दो ब्लॉक्स हो गए ए और बी, आपने इसको पुल किया, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, इस वाले स्ट्रिंग में ऐसे एरो दे दो, पूछा जाएगा ए वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर काम करेगा, राइट, बी वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर काम करेगा, किधर काम करना मतलब एक्ट करना, किधर एक्ट करेगा, तो लेफ्ट के तरफ, है ना, ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट के तरफ। सो टेंशन, रस्सी एक ही है लेकिन ब्लॉक के हिसाब से टेंशन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ, सिमिलरली जैसे दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, एक यहां एक यहां, ठीक है, तो ए बी, अब यहां पे मान लो कॉमन टेंशन T1, यहां पे कॉमन टेंशन T2, ओके। पूछा जाएगा व्हाट इज द टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू लोअर थ्रेड, तो डाउनवर्ड। व्हाट इज द टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक बी, दैट इज अपवर्ड। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से टेंशन फोर्स, जहां भी स्ट्रिंग देखना एरो ऐसे करके आप लगा लेना बेटा, ब्लॉक के हिसाब से आंसर दे देना। जैसे मैंने अभी कहा ए वाले ब्लॉक पे लोअर वाला स्ट्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, तो नीचे। बी वाले ब्लॉक पे लोअर वाला स्ट्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर।
सो ब्लॉक के हिसाब से टेंशन फोर्स की डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड कॉमन रहेगा आइडियल कंडीशन में। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी बात हम लोग स्ट्रिंग का भी कर लें, कर लिया जाए। स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है, आइडियल स्ट्रिंग किसे कहते हैं हम लोग, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या है? सो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब यह है कि मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड स्मूथ। बट वही बात है बेटा कि सर ये तीनों चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है किसी भी थ्रेड में। हाँ ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, ये तीनों चीजें किसी स्ट्रिंग में हो, उसका मास तो होगा ही होगा। हाँ, जीरो होने का सवाल ही नहीं है, एक्सटेंसिबल होगा ही होगा। क्यों भाई? दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रिजिड नहीं होता है, जब रिजिड नहीं होगा तो फ्लेक्सिबल होगा, ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल होगा। और तीसरा स्मूथ, नो एनी सरफेस इन यूनिवर्स इज 100% स्मूथ। तो तीनों बातें सही नहीं है, फिर हम कैसे मानेंगे? तो बेटा आइडियल है ना। अब उसमें थोड़ी सी फिजिक्स में बेटा हम लोग अप्रोक्सीमेशन की दुनिया में जाते हैं। क्या भाई? अप्रोक्सीमेशन की दुनिया में हम ये जाते हैं बेटा कि भैया ये है स्ट्रिंग, मान लो कि थ्रेड है, कॉटन थ्रेड है। क्या है? कॉटन का थ्रेड है और काफी पतला है, और मान लीजिए कि 10 ग्राम के ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया है। ठीक है, कॉटन थ्रेड का मास कितना होगा? इतनी लेंथ का मास कितना होगा? मिलीग्राम के रेंज में आएगा बेटा, या उससे भी कम आए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो आप सोचो कि 1 मिलीग्राम 10 ग्राम के कंपैरेटिवली क्या है? नेग्लिजिबल है। 1 ग्राम के कंपैरेटिवली 10 ग्राम के कंपैरेटिवली 1 ग्राम क्या है? नेग्लिजिबल। सो इन दिस केस वी से दैट थ्रेड इज अप्रोक्सीमेटली मासलेस। ओके, अब कहोगे कि सर ये अप्रोक्सीमेशन कहां कहां, कहीं भी लगा लीजिए बेटा। जैसे क्रेन देख सुने होंगे या देखे भी होंगे, या कई वीडियोस में, या अपने से खुद भी देखा होगा, वो हैवी लोड्स को सस्पेंड करता है। तो मान लीजिए ट्रेन को उसने उठाया, ट्रेन का जो मास है और उसके जो रोप होते हैं वो लोहे के होते हैं, चेन होता है लोहे का, उसका मास 50-50 केजी 100-100 केजी होता है, जो हम लोगों से उठेगा भी नहीं। तो अगर वो चेन ट्रेन को उठा रहा है जो टन में है, तो उस केस में उस क्रेन के चेन को हम लोग कहेंगे मासलेस चेन है। कब? जब वो जो लोड सस्पेंड कर रहा है उसके कंपैरेटिवली उस चेन का मास अगर नेग्लिजिबल है। ट्रेन अगर मान लो 10 टन का है, तो 10 टन का मतलब 10,000 केजी। अब वो क्या है? 100 केजी। अगर मान लीजिए उसका मास चेन का 100 केजी है, उसके केबल का मास 100 केजी है, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम लोग कि चेन ऑफ क्रेन इज नेग्लिजिबल इन मास ऑफ चेन ऑफ क्रेन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू ट्रेन ऑफ मास 10 टन। सो ये नेग्लिजिबल जो अप्रोक्सीमेशन की साइंस है वो अप्लाई करते हैं। वैसे ही इनएक्सटेंसिबल, जैसे फिजिक्स में ये कहा जाता है कि मार्कर है, इसे हम लोग अगर नीचे की तरफ 1 न्यूटन से टच भी करेंगे तो इसमें एक्सटेंशन हो गया। फिजिक्स ये मानता है कि अगर हम टच ना भी करें, ऐसे पकड़े हुए हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें एक्सटेंशन हो गया। अब वो नैनोमीटर के रेंज में हो, पिकोमीटर के रेंज में हो, होना कंफर्म है। ठीक है, तो अब क्या है कि डे टू डे लाइफ में हम लोगों को अगर ऐसे हम कस के पुल भी करें तो इसका लेंथ जनरली नहीं बढ़ता है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मार्कर क्या है? इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है। जबकि प्रैक्टिकली जो है हम लोग को जो हमारा ऑर्डर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो हमें इसका लेंथ बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये इनएक्सटेंसिबल है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, श्योर है, सर्टेन है, पक्का है। तो इस केसेस में बेटा हम लोग कहेंगे कि ये एक्सटेंसिबल है। तो एक ही साथ दोनों बातें भी हैं, एक्सटेंसिबल भी कहेंगे और नॉन एक्सटेंसिबल भी कहेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट्स कैसा है, किस रेंज में हम बात कर रहे हैं।
जब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे एक्सटेंड कर रहा है। जब हम लोग बड़े एज ए होल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उस केस में कहेंगे बेटा कि ये इसका लेंथ चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो आइडियल स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगा। यहां टेंशन अगर T1 है, यहां T2 है, यहां T3 है, तो T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तब, आइडियल स्ट्रिंग है तब। ठीक है, एक बात और भी इसमें है बेटा, क्या छोटी छोटी बातें हैं, ये आगे जाके क्लब होकर के आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। हाँ, एक ही स्ट्रिंग है, अगर एक स्ट्रिंग है इसके बीच में कोई दूसरा ब्लॉक आ गया, इन दोनों का लेंथ सेम है, नेचर सेम है ना, और आइडियल स्ट्रिंग तो है ही है, ये और ये सेम नेचर का है, सेम नेचर का है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है। ठीक है, तब भी बीच में ब्लॉक आ जाने से बच्चे, बीच में ब्लॉक आ जाने से टेंशन यहां से यहां तक हर एक पॉइंट का सेम होगा, टेंशन यहां से यहां तक हर एक पॉइंट का सेम होगा। हाँ, T1 इक्वल्स टू T2 बट नॉट इक्वल टू T3 इक्वल्स टू T4। समझ गए? स्ट्रिंग सेम नेचर का है, सेम लेंथ का है, सेम क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, लेकिन बीच में अगर गांठे डाल दिया है आपने, या बीच में कोई ब्लॉक आ गया, तो उस ब्लॉक या उस गांठ, नॉट ना, गांठ मतलब नॉट, नॉट के दोनों साइड का टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। फिर एग्जांपल लेते हैं बेटा एक और, देख लो क्या। तो ये है कहानी कि ये एक ब्लॉक है और इसको ऐसे करके यहां रख दीजिए। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है। हाँ, तो यहां अगर ये T1 है, ये T2 है, तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, जबकि एक ही स्ट्रिंग है, बस आपने रैप करके इसी को नीचे ले आ दिया। स्ट्रिंग सेम है बट बीच में क्या आ गया, ब्लॉक, मैसिव ऑब्जेक्ट आ गया, या नॉट पड़ जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, इसके दोनों साइड का अलग अलग हो जाएगा। बच्चे तो ख्याल रखिएगा, ये सारी बातें किस में है, आइडियल स्ट्रिंग में। अगर नॉन आइडियल स्ट्रिंग है, नॉन आइडियल स्ट्रिंग या मैसिव स्ट्रिंग है, मैसिव स्ट्रिंग है, तो बोलिए मैसिव स्ट्रिंग मतलब भारी है बेटा, ब्लॉक के मास के कंपेरेबल है। ये अगर 100 ग्राम का है तो ये 25 ग्राम का है। वैसे कंडीशन में हर एक पॉइंट्स पे टेंशन अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा बेटा। T1 इज नॉट इक्वल टू T2, T2 इज नॉट इक्वल टू T3। वैसे T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3। जो ऊपर में होगा उसके नीचे के मास के चलते, उसके वेट के कारण उस पर टेंशन डेवलप होगा। सो T1 सबसे बड़ा होगा, T2 उससे कम, T3 उससे कम, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आइए एक हम लोग इस चैप्टर में कॉमनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पुलीज के बारे में। पुल्ली देखिए क्या है बेटा, पुल्ली इज नथिंग जस्ट कहाँ गया, हाँ, जस्ट डिस्क या पेन, मान लो पेन, इधर रस्सी लगा दिया, इधर रस्सी लगा दिया, एक ब्लॉक आपने इधर अटैच कर दिया, एक ब्लॉक आपने इधर अटैच कर दिया। ठीक है, M1 M2 और ये अटैच कर दिया। अब क्या है बच्चे कि यहां ये पुल्ली, हम इसे कहते हैं पुल्ली, पुली होता है, हम पुल्ली बोलते हैं, पुली। ये आइडियल होने का क्या मतलब है, आइडियल पुली का क्या मतलब है, आइडियल पुली का मतलब है बच्चे मासलेस। फिर वही कहानी,
मास इन दोनों ब्लॉक्स के कंपैरेटिवली अगर इसका मास बहुत कम होगा देन वी से दैट पुली इज आइडियल, पुली इज मासलेस एंड स्मूथ। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए किसे किसके बीच में, स्ट्रिंग और पुली के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं है और पुली का मास नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू ब्लॉक्स देन वी से दैट पुली इज आइडियल। सो आइडियल पुली है तो थोड़ी सी इस केस में बेटा, जैसे ये पुली हो गया, ये स्ट्रिंग के थ्रू हमने दो ब्लॉक्स को अरेंज किया, इसमें अगर दोनों ही आइडियल हो, दोनों मतलब स्ट्रिंग भी आइडियल है और पुली भी आइडियल है, आइडियल दोनों आइडियल है, तो ये जो एक हमारे टेंशंस इन स्ट्रिंग है T1, T2, T3, T4, these all are same, these all are same। कब, जब पुली भी आइडियल हो, स्ट्रिंग भी आइडियल हो, इन दैट केस वी से दैट टेंशंस एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग विल बी सेम। तब हम कहेंगे कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगा। नेक्स्ट बात, अगर हमारा पुली आइडियल हो बच्चा, ये तो आइडियल हो लेकिन स्ट्रिंग आइडियल नहीं हो, नहीं ये नॉन आइडियल हो, नॉन आइडियल, और स्ट्रिंग आइडियल हो, स्ट्रिंग आइडियल हो, M1 M2 है, तो यहां पे ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, ये टेंशन T3, ये टेंशन T4, क्या होगा बच्चे, स्ट्रिंग आइडियल है, स्ट्रिंग इज आइडियल, पुली इज नॉन आइडियल। नॉन आइडियल क्यों हुआ, या तो मैसिव होगा या फिर फ्रिक्शन होगा। ऐसे केसेस में स्ट्रिंग आइडियल है तो यहां से यहां तक का टेंशन सब जगह इक्वल होगा। सो T1 इक्वल्स टू T2 बट नॉट इक्वल टू T3 एंड T4। T3 और T4 के बराबर इक्वल नहीं होगा, जबकि हाँ T1 और T2 आपस में इक्वल होगा, T3 और T4 आपस में इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे अगर हमारा पुली नॉन आइडियल है तो। नेक्स्ट, पुली तो आइडियल है बेटा, स्ट्रिंग ही नॉन आइडियल हो जाए, पुली आइडियल, पुली इज आइडियल, स्ट्रिंग इज नॉन आइडियल, नॉन आइडियल, तो ऐसे केसेस में टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन अलग अलग हो जाएगा। T1 is not equal to T2, T2 is not equal to T3, T3 is not equal to T4 and so on, इस तरीके से। तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे या समझ रहे हैं। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा। थोड़ी सी मेरी अपने तरफ से आप लोगों से एक सजेशंस रहेगा कि आप लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में थोड़ा ठीक से फिर से रिवाइज कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिसेस कर लीजिए, बिकॉज इस चैप्टर में जिसका जितना ज़्यादा अच्छा होगा कंपोनेंट वाला पार्ट, चीज़ों को रिजॉल्व करने वाला पार्ट, उतना आसानी से, उतने कंफर्टेबली, उतने ही बढ़िया से, उतने ही हाई एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चे आप। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज वेरी मस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस चैप्टर to solve questions, many questions easily. It is better to practices more and more questions from component of vectors। किसी एक्चुअली क्या ना, इस चैप्टर में हम लोग को ना फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा अलग अलग डायरेक्शंस में, तो कंपोनेंट वाला पार्ट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ बेसिक्स मैंने आपको जैसे कि मैंने अभी बता भी दिया, एक बार फिर पुली क्या है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग फोर्स क्या है ना, फोर्सेस के टाइप क्या है, फ्रिक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आप कहेंगे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा हम लोग। स्प्रिंग फोर्स,
तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इंटू एक्स है। उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा डिस्कस करेंगे, इसके बारे में 12th में पढ़ेंगे। और इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर के 11th के सिलेबस में ये वाला फोर्सेस हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारा कंसर्न होगा इन्हीं सब के बीच में क्वेश्चन आएगा बेटा, कॉन्टेक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन एक्सेप्ट्रा, और भी है बट इतने से ही आएगा, काम चलेगा। तो मैंने ये कहा कि आपने पढ़ा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, बेसिक जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ। और हाँ, फर्स्ट लॉ क्या है, बेसिक मैथमेटिकल कंटेंट यहां से स्टार्ट करो, ये काम का चीज है। इसके बाद सेकेंड लॉ, यहां सेकेंड लॉ हो गया, एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी बाई डी टी, याद रखिएगा। एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, तीसरा नियम। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तीसरा नियम, थर्ड लॉ। एंड फोर्स क्या है, टाइप ऑफ फोर्सेस क्या है, और फोर्सेस के बेसिक कंसर्न्स इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमने कहा टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो उन्हीं का ये कुछ टाइप हो गया। और इसके बाद जो है टेंशंस के बारे में डिटेल्स में समझे है क्या ये, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के कॉमन फोर्स को, इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच के कॉमन फोर्सेस को हम लोग टेंशन नाम देते हैं, जो आगे डिटेल्स में इलास्टिसिटी चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इसको। हाँ, अभी इतने से काम चलाओ। आइडियल स्ट्रिंग क्या है, आइडियल थ्रेड क्या है, मतलब वही स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स क्या है, अलग अलग केसेस में टेंशन क्या होगा। पुल्ली क्या है, पुल्ली के डिफरेंट केसेस में टेंशंस की वैल्यू क्या होगी। आप पूछेंगे सर ये दोनों नॉन आइडियल हो, तो तब तो बात ही अलग है, सबका अलग अलग ही होगा, आइडियल हो या नॉन आइडियल, यहीं पर लिख के काम चला दो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है बेटा, नेक्स्ट क्लास आने से पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम एक बार आ जाइएगा पढ़ के। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे शॉर्ट में हम लोग FBD कहते हैं। करना क्या है, आपको जिस ऑब्जेक्ट पे कंसीडर करने के लिए कहा जाए उस पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेज है, नॉट इंटरनल, इंटरनल काउंट भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट फोर्सेज होता है। इस मॉलिक्यूल्स, इस मार्कर के अंदर में कितने इंटरनल फोर्सेज है, इनफाइनाइट, तो हम लोग उसको काउंटिंग भी नहीं करेंगे, वो हमारा कंसर्न भी नहीं है। जस्ट हम लोग को ये देखना है कि इस पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेज है। तो जैसे हमारे हाथ के ऊपर में, पाम के ऊपर में ये पेन है, तो ये पाम उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही, कांटेक्ट फोर्स हो गया। और अगर ये हाथ नहीं होता तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल करता, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सो देयर आर टू फोर्सेज इन दिस केस, एक्सटर्नल फोर्सेज, वन वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, अदर कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स नाम देते हैं। तो इसे बोलते हैं FBD। ये पढ़ के आना है ना, इसको ध्यान दे के आना, इसको ड्रॉ करना एरोस, जैसे ये है ना ब्लॉक, ये रेस्ट पे है। हाँ, तो इसका FBD ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स ऊपर के तरफ रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स नीचे के तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे mg जिसको वेट कहते हैं हम लोग, यही इसी को हम लोग इसी फॉर्मेट को बोलते हैं FBD। और ये जो आपका दो पॉइंट्स है यही हमारा ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक को रिप्लेस करना है बेटा आपको, किसमें, पॉइंट्स में। ब्लॉक को किसमें रिप्लेस करना है, पॉइंट्स में। उसी का, इसी को ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो भी आपको फोर्सेस कंसर्निंग दिखेंगे उनको ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से, एरो के हिसाब से अरेंज करना है। इसी फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। और मैंने जैसे कहा कि पढ़ के आना है आपको, रिजोल्यूशन रिवाइज करके आना है, रिवाइज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको रिजोल्यूशन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को एक बार रिवाइज करके आ जाइएगा। FBD जो अपना स्टडी मटेरियल्स है उसमें से FBD के बारे में थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में उसके बारे में, बट आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू टू द टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन बनाने के, इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाने के आपको दो फॉर्मूले, और नहीं सॉरी 4 स्टेप और 2 फॉर्मूले बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन 99.999%
मैंने 0.0001% सेफ में रख लिया कि हो सकता है कि ना बने किसी और कारण से, या आपकी इंसाइटनेस वहां तक ना पहुंचे। कहने की थ्योरेटिकली बात यह है कि 100% मैं जो 4 स्टेप और 2 फॉर्मूला बताएंगे उससे इस लॉज ऑफ मोशन के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 100% क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिससे आप करके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।